next topic is first law of thermodynamics. So last two lectures में हमने basically thermodynamics की definitions वगैरह और जो internal energy है, kinetic molecular theory, ideal gas equations, ideal gas laws वगैरह किए हैं. Next is first law of thermodynamics, जिसको हम law of conservation of energy भी कह सकते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि हीट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय but can be converted from one form to another, but total energy remains constant. In the same way, the heat energy can be converted into any other form of energy, and any other form of energy can be converted into heat, but total energy remains constant. इसका मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही होता है. नेक्स्ट आ जाता है इसकी जो प्रॉपर स्टेटमेंट है. When heat is added to a system, when heat is added to a system, it increase the internal energy of the system. उससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज. प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग. जैसे देखें यहाँ पे हमने ना एक स्पीकर बनाया हुआ और एंड some gas is enclosed in that cylinder and this cylinder having a movable frictionless piston. ये कोई भी पिस्टन है. जैसे ही आप हीट सप्लाई करेंगे, सेट करते हैं कितनी हीट आपने सप्लाई की, डेल्टा क्यू. तो वो हीट गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दिस हीट एनर्जी is absorbed by the gas molecules. When they absorb the energy, so their kinetic energy increases, that increases the internal energy. हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी काइनेटिक बढ़ेगी, काइनेटिक बढ़ने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. तो इसका मतलब है जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज डेल्टा क्यू इज हीट एडेड टू द सिस्टम. इट इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल. इसका मतलब है जो हमने हीट सप्लाई की है वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही है. प्लस जब गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द पिस्टन एंड द पिस्टन विल स्टार्ट टू मूव अपवर्ड लेट बाय डिस्टेंस ऑफ डेल्टा एक्स. तो देखें पिस्टन मूव भी कर रहा है, मीन वर्क डन हो रहा है. और लेट करते हैं पिस्टन जब मूव करके गया है तो कितना वर्क हुआ है, डेल्टा डब्ल्यू. इसका मतलब है जो हमने हीट सप्लाई की है, इट इज यूज फॉर टू पर्पस. सम एनर्जी इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड रिमेनिंग एनर्जी इज यूज एज द वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग. तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है कि व्हेन हीट इज एडेड टू अ सिस्टम. तो जब हम हीट सप्लाई करते हैं गैस को या सिस्टम को, इट इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इससे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है. ऑल्सो प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. सिस्टम यहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन क्या है, गैस है. तो गैस इज अ सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, पिस्टन पे वो वर्क कर रहा है. तो जो हम हीट सप्लाई करते हैं, इट इंक्रीजेज इंटरनल एनर्जी plus work done by the system on the surrounding. तो ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट आ जाती है. मैं रेज कर दूं. नेक्स्ट इज साइन कन्वेंशंस. तो डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू आ जाता है. और यहाँ पे डेल्टा क्यू इज़ द हीट, डेल्टा यू इज़ द इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज़ द वर्क डन. और हमने लास्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में वर्क का फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है विच इज़ पी डेल्टा वी. नेक्स्ट साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन का मतलब कि इन सब के साथ पॉजिटिव साइन कब आएगा और इन क्वांटिटीज़ के साथ नेगेटिव साइन अब आप कब लेंगे. तो नेक्स्ट इज साइन कन्वेंशंस. साइन कन्वेंशन में सबसे पहले है डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू बचे आपने पॉजिटिव लेना है व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम. व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, तो उस टाइम डेल्टा क्यू इज टेकन एज पॉजिटिव.
व्हेन हीट लीव्स द सिस्टम, मतलब सिस्टम में से हीट लॉस हो रही है, तो उस टाइम आपने डेल्टा क्यू के साथ नेगेटिव साइन लेना है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी अगर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इंक्रीज हो रही है या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या एक कंप्रेशन हो रही है, उस टाइम आपने इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव लेना है। और अगर इंटरनल एनर्जी क्वेश्चन में है कि डिक्रीज हो रही है या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है या एक्सपेंशन हो रही है, तो उस टाइम आपने इंटरनल एनर्जी के साथ माइनस साइन लेना है। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, मतलब अगर एक्सपेंशन हो रही है, गैस पिस्टन पे वर्क कर रही है, वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब गैस डूइंग वर्क ऑन द पिस्टन, मतलब एक्सपेंशन हो रही है तो वर्क पॉजिटिव लेंगे। और वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब बाहर से हम प्रेशर लगा रहे हैं और उसको कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब कंप्रेशन के दौरान वर्क हमने नेगेटिव लेना है। ये आपने साइंस ध्यान रखने। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस, कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करके किन किन प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चे फर्स्ट प्रोसेस आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब आइसो मीन सेम, थर्म मीन टेम्परेचर या हीट। ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, सिर्फ टेम्परेचर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसका मतलब है इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट होने का मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सो डेल्टा टी इज ज़ीरो। जब कोई चेंज नहीं आ रहा, इट मीन्स इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो कांस्टेंट। इफ द इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब फर्स्ट लॉ बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। और अब हमें पता है कि डेल्टा क्यू क्या हो गया बच्चे, ज़ीरो, सॉरी डेल्टा यू इज ज़ीरो बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स ज़ीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमारे पास, इसको अगर हम ज़ीरो रिमूव कर दें तो डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा डब्ल्यू। तो इसका मतलब है जितनी भी आप हीट सप्लाई करेंगे ना, वो सिर्फ वर्क करने में यूज़ होगी, इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूज़ नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट, इट्स अ स्लो प्रोसेस। ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, जिसमें हम चाहते हैं कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना आए, तो आपको ग्रेजुअली पिस्टन को मूव एक्सपैंड करना पड़ेगा या स्लोली उसको नीचे की तरफ लाना पड़ेगा ताकि टेम्परेचर में या इंटरनल एनर्जी में कोई खास चेंज ना आए। बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल, क्योंकि बॉयल्स लॉ में हम यही कहते हैं कि टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, तो इसका मतलब है आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होती है। एंड बॉयल्स लॉ इज कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी को कम होना पड़ेगा ताकि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। ऑल्सो P1 V1 इक्वल्स P2 V2, ये भी बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है, हमने लास्ट लेक्चर में की हुई है। और वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल्स टू nRT log ऑफ फाइनल वॉल्यूम ओवर इनिशियल वॉल्यूम। इस फॉर्मूला से आप वर्क फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसका अगर आप ग्राफ देखें, द ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज प्रेशर इज अलोंग y एक्सिस एंड वॉल्यूम इज अलोंग x एक्सिस। और आप ग्राफ देख रहे हैं एट दिस पोजीशन pressure is P1 let's suppose and volume is V1। यहाँ पे आ जाएं तो प्रेशर कितना हो जाएगा P2 एंड वॉल्यूम विल बी V2। मतलब एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम आप देखें ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे पहले प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है तो वॉल्यूम की वैल्यू कम है। अब एट दिस पोजीशन प्रेशर कम हो गया लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, बट इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, और ये आपने ग्रेजुअली इसमें चेंज लाना होता है। इसकी एग्जांपल भी आप याद रख लें। एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आइस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो जैसे आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, उस टाइम आप हम हीट सप्लाई तो नहीं, हीट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज
नहीं हो रहा होता। तो उसका मतलब है उस टाइम टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, और हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो उस टाइम हीट बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूज़ हो रही है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूज़ नहीं हो रही। सो इट मीन्स मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 सेल्सियस इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। इन द सेम वे चेंज ऑफ स्टेट लाइक फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस इज ऑल्सो अ आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, स्टेट चेंज हो रही होती है। तो दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब आप चाहते हैं कि वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए, तो उस तरह के प्रोसेस को आप आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। The process in which volume remains constant is called isothermal process. So it means in this process volume constant रहेगा, and when the thing is constant, so there will be no change in the volume. तो work का formula भी हमने पढ़ा था, work is P delta V. If delta V is zero, then work will also be zero. By first law of thermodynamics, we have delta Q equals delta U plus P delta V. As we know that delta V is 0, so the formula becomes del Q equals delta U. It means heat supplied to the system is only used to increase the internal energy. और internal energy फिर किसको increase करेगी, टेम्परेचर को और प्रेशर को, जबकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे the entire amount of heat supplied to the gas or the system is used to increase the internal energy only. So temperature and pressure also increases in isocoric process. Temperature increase हो रहा है, pressure increase होगा, heat is supplied to the system, but volume में कोई change नहीं आएगा। इस तरह के process को आप isocoric process कहते हैं। And the graph of isocoric process is pressure is along y-axis, volume is along x-axis। तो यहाँ पे देखें initially pressure let's suppose P1 है and the volume is V1. Now pressure is going to be increases from P1 to P2, but volume still remains same। और अगर आप यहाँ पे temperature कह देते हैं let the temperature is T1, तो यहाँ पे temperature T2 हो गया, लेकिन volume is still the same। देखें volume ना तो ज़्यादा हो रहा है ना ही कम। तो इस तरह के प्रोसेस को जिसमें आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, उस प्रोसेस को आप आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। और उसमें फिर आप जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे वो टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर को इंक्रीज करने में यूज़ होगी, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। इसकी एग्जांपल आप याद रख लें कि फॉर एग्जांपल जैसे प्रेशर कुकर होता है, इन केस ऑफ प्रेशर कुकर हम उसके लिड को टाइटली लॉक कर देते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो फिर heat supply to the system is only used to increase the internal energy। इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो रही है। तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने का मतलब वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इनसाइड द प्रेशर कुकर। तो जो भी आपने टेम्परेचर ज़्यादा होने से जो भी चीज़ आपने रखी होगी वो जल्दी बॉयल कुक हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस होता है आइसोबैरिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम और आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है कि सिर्फ प्रेशर ही कांस्टेंट रहेगा, बाकी सारी चीज़ें चेंज होंगी। So in this system, pressure remains constant. So the first law of thermodynamics becomes del Q equals delta U plus delta W, and we know that delta W is P delta V. Now the pressure is just constant, volume change होगा, internal energy भी change होगी, and when we supply the heat energy to the system. So it means in this process, heat supplied to the system are used to change the internal energy and volume. Volume mean we are doing work on the system or by the system. तो यहाँ पे just pressure जो है वो constant रहेगा। तो this is simple। तो यहाँ पे अगर आप देखें pressure is along y axis and volume is along
x-axis. So initially the pressure is P1, volume is V1, let's suppose the temperature is T1. Now the pressure still remains same, but volume is going to be increases from V1 to V2. So temperature will also be changed from T1 to T2. तो इसका मतलब है आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, बाकी सारी चीज़ें चेंज हो रही होंगी। और इसमें जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी में भी यूज़ हो रही है, प्लस वर्क डन में भी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो सिस्टम में हीट एंटर हो ना ही लीव करे, उस प्रोसेस को आप एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। और सेकंड डेफिनेशन पॉइंट क्या लिखा है हमने, द प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब सिस्टम की हीट एनर्जी सेम रहे, बिकॉज neither the heat is enter nor the leave the system, so it means heat energy of the system remains constant. So no heat exchange between system and surrounding, मतलब सिस्टम में ना तो हीट आप ऐड कर रहे हैं और ना ही सिस्टम से हीट बाहर जा रही है। So delta Q will be 0. Now by first law of thermodynamics we have delta Q equals delta U plus delta W. Now we know that in this case delta Q, because there is no exchange of heat, so delta Q is 0. So delta U equals delta U plus delta W. Now we have two possibilities to write this equation. Either when we shift delta W to the other side, so it has a negative sign, or when we shift delta U to the left side, these two things are different. अब यहाँ पे डेल्टा U के साथ अगर पॉजिटिव है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, और यहाँ पे इफ द डेल्टा Q इज नेगेटिव, दिस इज अ डिफरेंट सिचुएशन। तो अब इसको आप देखिए, इफ यू शिफ्ट delta W to the other side, so it means delta U having a positive sign. तो जब डेल्टा U पॉजिटिव होने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन दैट वी हैव डन द स्टार्ट ऑफ द दिस लॉ. So if the delta U is positive, it means internal energy increases. So if the internal energy increases, temperature also increase. And work is negative. और वर्क कब नेगेटिव होता है, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पे वर्क हो रहा हो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस. आपको दिखा देता हूँ, सबसे स्टार्ट में हमने साइन कन्वेंशंस पहले किए थे. दिस वन, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव और कंप्रेशन होती है, दैट इज, सो यहाँ पे डेल्टा यू इज पॉजिटिव, so temperature increases, internal energy increases, work is done on the system, mean there is an adiabatic compression. And if we shift delta U to the other side, so it has a negative sign, and negative sign means internal energy decreases. When internal energy decreases means temperature of the system also decrease. And if delta W having a positive sign, then according to the sign conventions, work is done by the system, means gas doing work on the piston. So it's a adiabatic expansion. तो ये नहीं समझना कि अच्छा दोनों को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो एक के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, दूसरे के साथ प्लस आ जाएगा, सो इट हैज अ बोथ. यहाँ साइन चेंज होने से उनकी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, स्टेट, वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं. नेक्स्ट इज इसका ग्राफ भी, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है बच्चे, वो आपने याद रखना है, इट्स अ रैपिड प्रोसेस, क्योंकि हमने हीट को फ्लो होने का टाइम नहीं देना कि वो सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में जा सके. तो उसका मतलब है हमें फिर प्रोसेस को बहुत रैपिडली करना पड़ेगा ताकि हीट एक्सचेंज ना हो सके. तो आइसोथर्मल इज अ स्लो प्रोसेस, वेयर एज एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ रैपिड प्रोसेस. तो इसमें ग्राफ उसी तरह का ही होगा, आइसोथर्मल की तरह का ही, लेकिन बहुत ज़्यादा रैपिडली होगा. देखें
इसका जो स्लोप है वो ज़्यादा स्टीपर है, ज़्यादा स्टीपर है, मतलब रैपिडली चेंज आ रहा है। ठीक है, ग्राफ तो उसी तरह का ही है आइसोथर्मल का, लेकिन मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल ग्राफ। एग्जांपल, इसमें आप लिखेंगे रैपिड कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर व्हेन साउंड इज पासिंग थ्रू द एयर। ठीक है, तो साउंड पासिंग थ्रू द एयर इज अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, क्योंकि जैसे ही आप बोलते हैं तो साउंड कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की फॉर्म में जा रहा होता है। ठीक है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में। तो बच्चे ये जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन है ये बहुत रैपिडली होते हैं, कि हीट जो प्रोड्यूस होती है उसको नेक्स्ट वाले रीजन में जाने का टाइम ही नहीं मिलता, तो हीट इज ट्रैप्ड इनटू द रीजन। नेक्स्ट, द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैस क्लाउड या क्लाउड फॉर्मेशन इन इंटरस्टेलर स्पेसेस, या आप कह सकते हैं क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। रैपिड एस्केप ऑफ एयर थ्रू द बर्स्ट टायर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि उसमें से फिर एयर तेजी से रिलीज होती है, तो हीट को एक्सचेंज होने का टाइम नहीं मिल पाता, और इसमें जो है वो बॉयल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हीट कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, तो यहाँ पे एक फैक्टर बॉयल्स लॉ में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो पीवी इज नॉट कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस, जबकि इसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है ऑन द पावर ऑफ वी, विच इज गैमा, where gamma is Cp over Cv, molar specific heat at constant pressure, molar specific heat at constant pressure divided by molar specific heat at constant volume, molar specific heat at constant volume। तो ये इनकी रेशो को कहते हैं। ये अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, अगर इसका प्रूफ हुआ नेक्स्ट टॉपिक में, तो हम इसको प्रूफ भी करते हैं, पीवी पावर गैमा लॉग लेते हैं, एंटी लॉग लेके ये हमारे पास रिलेशन निकलता है। तो इसकी एक पिक्चर भी मैंने यहाँ पे लगाई हुई है इन सब की। ये यहाँ पे आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब वर्क भी ज़ीरो होगा, तो जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होगी। और नेक्स्ट, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और यह आइसोथर्मल प्रोसेस में सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। So if the temperature is constant, then change in internal energy is also zero. एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज इज ज़ीरो। तो ये आपने ज़रा ग्राफ देखें, आपके पास ये सिंपल एक टेबल है जिसमें आपको तीनों का चारों चारों चीज़ों का रिलेशन मिल रहा है। तो दिस इज़ अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।